स्टूडेंट वेलकम टू आई साइंस। सो टुडे हम लोग आज फिफ्थ लेक्चर ले रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस का। तो अगर आपको मेरा लास्ट वीडियो याद हो तो वहाँ पे हम लोग ने रेडिएशन टॉपिक स्टार्ट किया था और जहाँ पे एंडिंग किया था वहाँ पे कुछ रेडिएशन और स्पेसिफिकली टू बी मोर प्रिसाइज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी की बात की थी। और हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बात किया था जो था एमिसिव पावर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते थे। एमिसिव पावर या रेडिएंट एनर्जी या रेडिएंट पावर आर से डिनोट करते थे। याद करिए उसका एमिसिव पावर या रेडिएंट एनर्जी का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी था। उसमें क्यू अपॉन टाइम, ये वर्क अपॉन टाइम को हम लोग पावर ही बोल सकते हैं। सो इट इज पावर पर यूनिट एरिया। दिस वाज योर रेडिएंट एनर्जी। फिर इस पे हम लोग ने इसके साथ हमने एक और यूनिट डिफाइन किया था जिसको हम लोग बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी एक रेशियो है जो कि कंपेयर करता है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया है। मैं सिर्फ आपको रिकलेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टर्म्स हमने पढ़ा था। एक और टर्म जो पढ़ा था वो था एब्जॉर्प्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका फॉर्मूला था कोई भी अगर हीट किसी बॉडी सरफेस पे इंसिडेंट होता है रेडिएशन, तो आउट ऑफ द टोटल हीट Q जो उस पे गिरा है उसमें से सपोज वो QA हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो रेशियो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी। तो हम रेडिएशंस पढ़ रहे हैं। रेडिएशंस एक सबसे फास्टेस्ट मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, और ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। अब ये सब टर्म्स मैंने आपको क्यों रिकलेक्ट किया, रिवाइज करें, क्योंकि आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मुझे इन सब का हेल्प लगेगा आपको समझाने के लिए। जो मैं सबसे पहला चीज आपको समझाने वाला हूँ आज, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। किरचॉफ, जब ये सब स्टार्ट हो गया, लोगों ने रेडिएशन के बारे में पढ़ना शुरू किया, अलग अलग टर्म्स आए, तो देयर वाज दिस साइंटिस्ट बाय द नेम किरचॉफ। उसने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया और स्पेसिफिकली वेवलेंथ को लेके उसने पढ़ना शुरू किया कि भाई वेवलेंथ के हिसाब से इनका क्या प्रॉपर्टी बन सकता है, कोई फिनोमेना है। फिर उसने देखा कि एक पर्टिकुलर फिनोमेना उसने देखा जो यूनिवर्सल हो जाता है। देखो कोई फिनोमेना अगर यूनिवर्सली हो जाता है तो बन जाता है लॉ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। अब देखिए उसने क्या बोला, इस फॉर्म में लॉ को दो तरीके से बोला गया है। एग्जाम में अगर आप पूछे तो आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, चलता है, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक ने दो डेफिनेशन दिया तो मैं दोनों आपको बताता हूँ क्या है। पहले डेफिनेशन में यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी। अभी एमिसिव पावर का सिंबल क्या है भाई? एमिसिव पावर का सिंबल है R। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का सिंबल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का सिंबल A। तो ये बोलता है कि उसका रेशियो लेने का मतलब क्या? R अपॉन A इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर। किसका एमिसिव पावर? नॉर्मल बॉडी का नहीं, ब्लैक बॉडी। राइट डाउन ये डेफिनेशन किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन है फॉर ऑल वेवलेंथ्स। अभी रेडिएशंस के से बहुत सारे वेवलेंथ्स के रेडिएशन, हीट रेडिएशन निकलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, सब वेवलेंथ के लिए ये जो डेफिनेशन है या ये जो फॉर्मूला है ये सेटिस्फाई होगा। अच्छा, उसको उसने दूसरी तरीके से जैसे इन चीज को कैसे बताया, कोई अगर बॉडी कंटिन्यूसली एमिट कर रही है और एब्जॉर्ब कर रही है थर्मल रेडिएशन, इन थर्मल, देखो इसमें दोनों में कंडीशन है ये चीज है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई बॉडी कंटिन्यू, अभी आप जानते हैं लास्ट वीडियो मैंने बताया था, प्रीवर्ट्स जो साइंटिस्ट था उसने बोला था कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है वो कंटिन्यूसली हीट एमिट कर रही है और कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है। तो इसी के फॉर्म में किरचॉफ ने कहा है
for a body emitting and absorbing thermal radiation in thermal equilibrium, the emissivity का सिंबल क्या है? emissivity का सिंबल E है, is equal to absorptivity का सिंबल A है, और इसको ब्रैकेट में लैम्बडा मतलब ये कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, ये बता रहा है फॉर ऑल वेवलेंथ। जैसे यहाँ इसने बोल दिया था ना फॉर ऑल वेवलेंथ, यहाँ पे सिंबॉलिकली बताया कि फॉर ऑल वेवलेंथ्स सब हीट रेडिएशन के जितना भी वेवलेंथ पॉसिबल है उन सब के लिए ये डेफिनेशन या ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, और ये यूनिवर्सली ट्रू हो गया, इसका नाम इसका लॉ बन गया। अभी उसको एक्सप्लेन भी किया गया है, लेकिन एक्सप्लेन करने का जो तरीका है उसको नाम दिया गया है थॉट एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि ये हम एक्चुअली नहीं कर रहे, हम ये अब समझ के कर रहे हैं, दिमाग में अप्लाई, दिमाग में समझते हैं और उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पेपर में, एक्चुअली उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट से किरचॉफ का ये लॉ कैसे प्रूव होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करिए, आप एक एनक्लोजर ले लीजिए, ठीक है, एनक्लोजर मतलब बंद है, अंदर दो बॉडी ले लीजिए, लेट्स से एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, एक ब्लैक बॉडी है और दूसरी नॉर्मल बॉडी है, दिस इज योर ब्लैक बॉडी और एक नॉर्मल बॉडी। अब इसमें सपोज टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मतलब टेम्परेचर नॉट चेंजिंग, दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इन दोनों पे Q अमाउंट ऑफ हीट इन दोनों पे इंसिडेंट हो रहा है, इसका जो भी टेम्परेचर होगा एनक्लोजर का, दोनों को सेम हीट मिलने वाला है। अब देखिए ये ब्लैक बॉडी है और एक नॉर्मल बॉडी है। अब ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर क्या है? RB है ना, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इसका जो एमिसिव पावर है वो RB है, और इसका जो एमिसिव पावर है वो क्या है भाई? R, सिंपल R। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के हिसाब से हम इसको स्टडी करें। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो दोनों को मिल रहा है, क्योंकि दोनों एक ही एनक्लोजर में। अच्छा एक और चीज है, इन लोगों का साइज शेप सब सेम है, कोई चेंज, सेम मटेरियल नहीं, अलग अलग सरफेस है, लेकिन दोनों का शेप, साइज, ज्योमेट्रिकली सब सेम है, टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। लेकिन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे? नहीं। बॉडी ए की अगर हम लोग बात करें, बॉडी ए और यहाँ पे बॉडी बी, तो बॉडी ए कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? इसके हिसाब से वो A इंटू क्यू, जितना उसका एब्जॉर्बिविटी A है, इंटू जितना हीट उसको इंसिडेंट हुआ है, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब होगा वो A इंटू क्यू एब्जॉर्ब होगा, है कि नहीं, इस फॉर्मूला के हिसाब से। जबकि ब्लैक बॉडी में कितना हीट एब्जॉर्ब होता है? पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। हम लोग जानते हैं ना, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरा का पूरा हीट जो इंसिडेंट होता है वो सब का सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो बात हुई भाई एब्जॉर्बिंग, ये एब्जॉर्ब हुआ पर यूनिट टाइम, ये वर्ड मत भूलिएगा। अब हम लोग बात करें एमिटिंग पर यूनिट टाइम, तो एमिटिंग तो अपना नॉर्मल बॉडी का जो एमिटिंग है वो R है, और ब्लैक बॉडी का जो एमिशन है वो RB है। अब इस पूरे एनक्लोजर का, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, बिकॉज दे आर इन द सेम एनक्लोजर। अगर उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो जिस रेट से बॉडी ये हीट अब्सॉर्ब कर रहा है उसी रेट से वो हीट एमिट भी करना चाहिए। मतलब इधर से इक्वेशन बनेगा AQ इज इक्वल टू R। सेम थिंग बॉडी बी, ब्लैक बॉडी का भी अप्लाई होगा, जिस रेट से बॉडी बी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रेट से वो एमिट करना चाहिए। तो दैट इज Q इज इक्वल टू RB। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर एनक्लोजर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, चलिए डिवाइड कर देते हैं, AQ अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन RB। Q और Q कट गया, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, RB को यहाँ ले आएंगे, A को यहाँ ले आएंगे, तो
आर बी इज इक्वल टू आर अपॉन ए, ध्यान से देखिए आर बी इज इक्वल टू आर अपॉन ए। हम लोग आर बी लेफ्ट में लाए, ए को नीचे लाए, आपको मिल गया ये वाला। मैं आपको ये भी इसी में से बता देता हूँ, इसमें से कैसे बताएंगे अभी आप देखिए वापस इसको लेफ्ट में लेके आइए, a इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। a इज इक्वल टू व्हाट इज आर अपॉन आर बी, आर अपॉन आर बी तो सर एम से दोनों फॉर्मूला अपना आ जाता है एक ही। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड थॉट एक्सपेरिमेंट। सो थॉट एक्सपेरिमेंट से हमने किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो काफी सिंपल है, थोड़ा डेफिनेशन लेंदी है, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप समझ लेंगे तो इजी पड़ जाता है। थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ है ही नहीं, जितना ही एब्जॉर्ब किया पर यूनिट टाइम उसी रेट से हीट एमिट करेगा, है कि नहीं, रेट एमिट करेगा, वो को इक्वलाइज करने का, रेशियो डिवाइड करने का, और ये जो दोनों फॉर्मूला के फॉर्म में लॉ है वो आपका प्रूव हो जाता है। तो ये आपका टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं उसका नाम है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि यहाँ पे आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, और वहां पे मैंने आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया है। इसका ये डायग्राम को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट रेडिएशन, और ये भी ब्लैक बॉडी की बात है। ये इसमें ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए कि जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग वो स्पेसिफिकली हम लोग ब्लैक बॉडी का ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये स्पेक्ट्रम याद करिए, स्पेक्ट्रम वर्ड आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा था ऑप्टिक्स में, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या था वो, जब भी व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से पास होती है तो वो अपना कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अच्छा, इसके पीछे कारण भी है क्यों साथ कलर्स में स्प्लिट होती है, क्योंकि जब वो पास होती है प्रिज्म से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है मीडियम चेंज होने की वजह से, और हर कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब वेवलेंथ अलग अलग, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो प्रिज्म का है लेकिन हर कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशनशिप है, इसके लिए वो सब के लिए अलग हो जाता है और सब अलग अलग, तो जो 7 कलर अलग अलग दिखता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसी तरीके से ये देखा गया है कि जब भी हीट रेडिएट हो रहा है, एमिट हो रहा है एट अ टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जब किसी ब्लैक बॉडी में से हीट रेडिएट हो रहा होता है तो ये देखा गया है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का नहीं होता है, उसमें रेंज होता है पूरा, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी के। देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में आप जानते हैं दोनों इनवर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब लो वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वेवलेंथ। तो आप फ्रीक्वेंसी में बोल सकते हैं, वेवलेंथ में बोल सकते हैं, हम वेवलेंथ बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम है वो वेवलेंथ के हिसाब से। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब भी किसी ब्लैक बॉडी में से हीट रेडिएट हो रहा है तो ये देखा गया है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का हीट रेडिएशन नहीं होता है, वो एक रेंज में होता है, मतलब बहुत सारे वैल्यूज होते हैं रेडिएशन वेवलेंथ्स के, इसलिए इसको कहा गया है स्पेक्ट्रम। एक नहीं है, बहुत सारे हैं वेवलेंथ्स, इसीलिए इसको कहा गया है स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन निकलता है उसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एमिशन हो रहा है पर यूनिट टाइम, या फिर आप एमिसिव पावर बोलो या फिर रेडिएंट एनर्जी बोलो, हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि एक वेवलेंथ नहीं निकल रहा है, बहुत सारे वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के निकल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो अपने आप में एक फंक्शन बन गया, मतलब इट इज डिपेंडेंट कौन सा वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, मतलब रेडिएंट एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ, तो इट बिकम्स अ फंक्शन। अगर आपने मैथ्स में पढ़े फंक्शन चैप्टर y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी y का काम कर रहा है और जो वेवलेंथ x का काम करे, इसलिए आप ग्राफ अगर देखेंगे तो वेवलेंथ x एक्सिस पे है और रेडिएंट एनर्जी आपका y एक्सिस पे है।
इसको इसको एक्सपेरिमेंटली जो पढ़ा है, जो मेन दो इंसान है जिन्होंने इसको पढ़ा है, एक का नाम है लूमर और दूसरे का नाम है प्रिज्म। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बड़ा डिटेल में स्टडी किया, उस पर एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया और उन्होंने क्या देखा बाद में उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, जो मैं आपको बताऊंगा। मगर उन्होंने क्या देखा पहले वो मैं आपको बताता। अच्छा, उन्होंने कैसे उस चीज़ को क्या एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। उन्होंने एक रेडिएट बॉडी कैविटी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ब्लैक बॉडी जो आर्टिफिशियल 3 तरीके हो सकता है। एक था फेरिस ब्लैक बॉडी, दूसरा था वीएन ने किया था, उसने एक सिलेंडर लिया था। मैंने आपको तीसरा ही बताया था, अगर आपको याद हो तो, वो बॉक्स वाला है कि नहीं। वो बॉक्स में तो यू कैन से कैविटी रेडिएटर, उसको हम लोग कैविटी रेडिएटर बोलते हैं। बॉक्स होता है, मैं बताता हूँ, होल करने का, अंदर पूरा ब्लैक से आपको ब्लैक से पेंट या कोट करना पड़ता है अंदर का सरफेस, और जो भी हीट रेडिएशन बॉक्स के अंदर जाएगा वो अंदर ही रह जाएगा। वो एक बॉक्स था, उसको हम लोग बोलते हैं कैविटी रेडिएटर। तो लूमर और प्रिंगसन ने क्या किया, कैविटी रेडिएटर लिया और उसको अंदर से पूरा जैसे करना चाहिए कोटिंग किया, पूरा लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक से, पूरा ब्लैक से बॉडी से किया। अंदर उसके सब हीट जो आया वो अंदर रह गया, तो इट बिकम्स अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये किया, फिर क्या किया उन्होंने, फिर इसको गर्म किया। और मैंने आपको उस समय लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप इस कैविटी रेडियो गर्म करेंगे तो जो भी उसने हीट एब्जॉर्ब किया है वो सब एमिट करेगा। अब जब एमिट करेगा, एमिट हो रहा था, तो इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इन लोगों ने बहुत 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की। पहला उन्होंने क्या देखा कि जब भी टेम्परेचर कम है, सपोज कम टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हैं ना रेडिएटर को, कैविटी रेडिएटर को, तो उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, एक तो उसका स्पीड स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा। अगर उसको आप हीट कर रहे हैं लेकिन लो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो वो जो रेट ऑफ एमिशन होगा स्लो होगा, एक। दूसरा ये देखा गया है, ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा भी। तो एक क्या देखा कि एमिशन का रेट स्लो है लो टेम्परेचर पे, और दूसरा क्या देखा, दूसरा ये देखा कि उसका ज़्यादा जो रेडिएशंस है वो लॉन्गर वेवलेंथ के रीजन्स में, लॉन्गर वेवलेंथ्स एट लो टेम्परेचर। और जब उन्होंने उस कैविटी रेडिएटर को हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो उस कैविटी रेडिएटर से जो एमिशन निकल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट रेडिएशंस, उसमें देखा कि लॉन्ग तो था ही, साथ में शॉर्ट वेवलेंथ का प्रोपोर्शन भी बढ़ गया। मतलब ज़्यादा शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेवलेंथ रीजन्स, तो लॉन्ग वेवलेंथ के रेडिएशन तो निकल रहे थे हाई टेम्परेचर पे, मगर शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन भी निकल रहे थे और फास्ट भी हो रहा था। फास्ट क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। ये 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, और ये ऑब्जर्वेशन करके फिर उन लोग ने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ आप जानते हैं, आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आप हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे आपको डॉट्स मार के ग्राफ बना के ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये काम उन्होंने किया, ऑब्जर्व करते गए और डॉट्स बना के उन्होंने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे मेरे सामने, आपके सामने मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है। ये जो ग्राफ है, वाई एक्सिस पे रेडियंट पावर है पर यूनिट एरिया, मतलब आप समझ लीजिए आपका जो R है दैट इज Q/80। Q/T आपका पावर है, पावर पर यूनिट एरिया इज रेडियंट पावर, या फिर कोई लोग इसको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ही बोलते हैं, बट दिस ऑल फॉर ब्लैक बॉडी। और एक्स एक्सिस पे आपका वेवलेंथ है नैनोमीटर, नैनोमीटर भूलिएगा मत, ये नैनोमीटर है, आपको याद होना चाहिए। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 सो ऑन। ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाऊं कि ये डॉटेड लाइन क्या, ध्यान से देखिए। 450 से लेके 750, 450 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर जो है वो किसका वेवलेंथ है, वो विजिबल लाइट, हम लोग को जो लाइट दिखती है उसका जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर से 750 है, वो ये डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपके सामने ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर का है। ये जो ग्राफ है ब्लू लाइन बड़ा वाला, वो 5500 केल्विन का है। उसके बाद वाला ब्लैक है 5000 केल्विन का है। उसके बाद वाला ब्लू 4000 केल्विन का है। उसके बाद वाला 3000 है, और ऐसा बनाते जा सकते हैं। मैं आपको पहले कोई भी एक टेम्परेचर वाला, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ चेंज हो जाता है।
तो उन लोगों ने वही किया, पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया, उसके हिसाब से रेडिएशंस कैसे निकल रहे हैं उसको ग्राफिकली बनाया, फिर टेम्परेचर चेंज किया वापस बनाया, ऐसे टेम्परेचर चेंज कर करके उन्होंने अलग अलग ग्राफ्स बनाए। अब आपको ये ग्राफ देख के या फिर उनके ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीज पता चलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सिर्फ एक बताता हूँ। सबसे पहला चीज उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ उन्होंने देखा कि ये ग्राफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बराबर है, कहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हर वेवलेंथ, क्योंकि ये देखिए ये जो वैल्यूज है ना, ये एक्स एक्सिस के वैल्यूज ये सब, ये आपके वेवलेंथ्स के वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस के जो वैल्यूज होंगे वो आपके रेडिएंट पावर के होंगे या इंटेंसिटी के होंगे। तो हर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी सेम नहीं है ना, अलग अलग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये पहला कंक्लूजन है ग्राफ देख के। ये जो कर्व बने हैं उसका मैं एक कर्व आपको समझा रहा हूँ पहले। तो ये देखा गया है कि एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर वेवलेंथ के लिए एनर्जी एमिशन सेम नहीं है, ये पहला बात है। दूसरा बात क्या देखा, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये किया गया कि इनिशियली हमारा जो एनर्जी, जो रेडिएंट पावर, जो एनर्जी एमिट हो रहा है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के वैल्यू पे, जो भी यहाँ वेवलेंथ हो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वो मैक्सिमम होता है और उसके बाद वो डिक्रीज करता है। तो जिस वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन मैक्सिमम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्ब्डा मैक्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि लैम्ब्डा मैक्स का मतलब इट इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का है, रेडिएंट पावर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, उसका जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है उसको डिनोट किया हुआ है बाय लैम्ब्डा मैक्स। सो वो लैम्ब्डा जिसके लिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी एमिशन जिस लैम्ब्डा के लिए मैक्सिमम है उसको डिनोट किया है बाय लैम्ब्डा मैक्स। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि पहले भाई बढ़ता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है फिर रिड्यूस होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट पे जिस वेवलेंथ के लिए होता है उसको लैम्ब्डा मैक्स से डिनोट किया जाता है। तीसरा ये है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह समझ सकेंगे जिन्होंने इंटीग्रेशन किया हुआ है, डिफरेंट इंटीग्रेशन किया हुआ है। जैसे फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, आप लोग याद करिए, आप लोग ने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप लोग ने पढ़ा है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, उसमें जो एरिया अंडर द कर्व, अभी सपोज कोई भी कर्व है तो इसके अंदर जो एरिया आप निकालते हैं क्या देता था, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल तो वर्क डन देता है। वो क्या है, वो नथिंग बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट जो होता है वही आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि एरिया अंडर द कर्व, इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया, या कौन अच्छे समझेगा, जिनको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है, जिन्होंने, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व आप इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हो और कोई तरीका नहीं निकालने का है। तो ये क्या देगा आपको, यहाँ पे आपका एनर्जी है ना, इसी एनर्जी पर यूनिट टाइम या पर यूनिट एरिया, यहाँ पे आपका वेवलेंथ है, तो इसका जो एरिया निकालें क्या देगा, इट विल गिव यू द टोटल एनर्जी एमिटेड फॉर ऑल द वेवलेंथ्स अंडर दिस कर्व। पूरा जितना एनर्जी एमिट हुआ है किसके लिए, पूरा वेवलेंथ, जितने भी वेवलेंथ इसके कर्व के अंदर आ रहे हैं उन सब वेवलेंथ का जो टोटल एनर्जी एमिट किया गया है ब्लैक बॉडी का, वो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ये तीन चीज तो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। चौथा चीज मुझे यहाँ से आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है, बड़ा ध्यान से आप देखिएगा। ये जो टेम्परेचर है 3000 है, 4000, 5000, 6000, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके ग्राफ में कुछ चेंजेस आ रहा है, आप ध्यान से देख रहे हैं क्या चेंजेस आ रहा है।
लूमर और स्प्रिंगसन ने क्या देखा था? उन्होंने ये देखा था कि भाई लो टेम्परेचर पे एमिशन तो स्लो होता है, साथ में वो लॉन्ग वेवलेंथ रीजन्स में रहता है लो टेम्परेचर में। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो एमिशन जो होता है हीट रेडिएशन का, वो हाई लॉन्ग वेवलेंथ होता है, शॉर्ट में भी होता है। देखिए 4000 का जो ब्लू लाइन है उसने, और ये लेफ्ट साइड पे वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ है और राइट साइड पे लॉन्ग वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ रीजन है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कर्व जो है और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए ब्लू लाइन इधर गया, ब्लैक और पीछे गया, ब्लू लाइन और शिफ्ट हुआ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपका कर्व लेफ्ट की तरफ, मतलब वो शॉर्टर वेवलेंथ को भी कवर करता है। इसीलिए जब कवर करेगा शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाई टेम्परेचर के अंडर का जो एरिया आएगा वो ज़्यादा होगा, लो टेम्परेचर के अंडर का जो एरिया आएगा कम होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि कम टेम्परेचर होगा तो कम हीट रेडिएट होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो हाई हीट, क्योंकि उसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है। एक तो वो ना मैक्सिमम इंटेंसिटी ज़्यादा है, साथ में वो ज़्यादा वेवलेंथ भी कवर कर रहा है। हाई टेम्परेचर वाला ज़्यादा वेवलेंथ भी कवर कर रहा है, तो उसका एरिया ज़्यादा आने वाला है। तो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा हीट एमिट हो रहा है रेडिएशन ब्लैक बॉडी का, लो टेम्परेचर पे कम हो रहा है। और ये शिफ्टिंग की वजह से क्या, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए लैम्बडा मैक्स इधर है, ब्लैक इसका 5000 वाले का लैम्बडा मैक्स इधर है, 4000 वाले का लैम्बडा मैक्स यहाँ पे है, और इसका 3000 का लैम्बडा मैक्स इधर है। आप देखेंगे ना तो लैम्बडा मैक्स क्या हो रहा है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर एक कर्व का जो लैम्बडा मैक्स से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? सिंपल रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो कर्व जो है वो और शॉर्टर वेवलेंथ रीजन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सिंस वो लोग उसको वो रीजन्स भी कवर कर रहे हैं, तो उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है, हर कर्व का जो मैक्सिमम वैल्यू है लैम्बडा का, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑब्जर्वेशन में आता है। तो ये कुछ कर्व से ऑब्जर्वेशन हुआ। फिर एक और चीज़ है जो यहाँ पे ग्राफिकली नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि कोई नॉर्मली पूछेगा सर हमारे रूम टेम्परेचर का क्या, ये तो बहुत हाई टेम्परेचर 3004, हमारा तो रूम टेम्परेचर बहुत कम है। कितना है हमारा रूम टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 300 केल्विन, है कि नहीं? तो कोई पूछेगा सर हमारे रूम टेम्परेचर के बारे में आप क्या बता सकते हैं? 300 केल्विन। तो भाई 300 केल्विन जब टेम्परेचर रूम होता है ना, तो हमारा जो लैम्बडा मैक्स का वैल्यू होता है वो होता है 5000 नैनोमीटर। अब 5000 मतलब अपना तो यहाँ 3000 है, तो आप समझिए यहाँ 3500 या 4000 या 4.5 या 5, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू इधर कहीं रहेगा, इधर रहेगा आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है लैम्बडा का, जो लैम्बडा मैक्स है ना वो वहाँ कहीं रहेगा। कौन से टेम्परेचर में? 300 केल्विन, अपना रूम टेम्परेचर की बात करें। तो ये जो रीजन किसका है पता है? ये रीजन है बड़ा इंटरेस्टिंग, इस पर में है। ये रीजन एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन है। ये हमारा जो रूम टेम्परेचर वाला जो है ना हीट रेडिएशन जो होता है, दैट इज इंफ्रारेड। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? आपने सुना होगा कि आर्मी पेट्रोलिंग आर्मी लोग के पास, आर्मी वालों के पास वो बाइनोक्यूलर्स होता है, इंफ्रारेड वाला बाइनोक्यूलर। जंगल में वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनके पास भी बाइनोक्यूलर होता है, इंफ्रारेड। क्यों होता है? क्योंकि रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे हमारी बॉडी में से जो हीट रेडिएट हो रहा है वो इंफ्रा रेडिएशन निकल रहा है, क्योंकि वो 5000 नैनोमीटर के बियॉन्ड है, जो कि इंफ्रा रेडिएशन है। उनको डिटेक्ट हमारा नॉर्मल आइज नहीं कर सकता। उसके लिए पर्टिकुलर बाइनोक्यूलर्स होते हैं, वो थर्मल एनर्जी को कैच करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड या थर्मल बाइनोक्यूलर्स। तो वो जो बॉडी से हीट निकल के, आपने देखा कोई पिक्चर में भी दिखाते हैं, ऐसा हेजी दिखाते हैं, वो जो हीट निकलता है उसको लाल और थोड़ा येलोइश ऐसा दिखाते हैं, वो आपको पर्टिकुलर बाइनोक्यूलर से वो रेडिएशन निकलता है एट 300 केल्विन। तो ये सब आपका, तो काफी इंटरेस्टिंग फेनोमेना स्टडी किया था लूमर ने और प्रिंगसन ने, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया ऑब्जर्वेशन। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल था। अब साइंस में कैसा पता है, आपने एक्सपेरिमेंटली कोई चीज किया ना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा थियोरेटिकली। आपने बता दिया ऐसा देखो ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है ऑब्जर्वेशन। अब आपने ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट कोई चीज़ बताई, अब इसको हमको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना कि ऐसा हम जो देख रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। तो उस समय का एक प्रॉब्लम था कि उस समय जो भी थियोरी थी लोगों के पास, उसके हिसाब से वो लोग, फेनोमेना तो हो रहा था ये,
लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। प्रॉब्लम ये था कि ये फेनोमेना तो सब देख रहे थे, हाँ भाई ये सब हो रहा है, ये सब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। लोगों ने कोशिश की, जैसे वियन एक साइंटिस्ट था, वियन तो मैंने आपको दूसरी बार नाम सुना रहा हूँ, वियन, उसने है ना लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी आपको है, इसकी मदद से उसने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की, उसने फॉर्मूला भी बनाया, लेकिन ओनली फॉर शॉर्ट वेवलेंथ्स। उसका जो फॉर्मूला चला ना वो सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ्स के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाया, जिसका वियन का। फिर एक और पेयर ऑफ साइंटिस्ट आए, लॉर्ड रेले एंड जेम्स जीन्स, ये दो साइंटिस्टों ने वर्क किया। उन लोग ने यूज किया हमारा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का प्रॉपर्टी, इक्विपार्टीशन ऑफ, याद करिए मैंने आपको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से कहा, हाफ kBT, हर क्वाड्रेंट का हाफ kBT एनर्जी होता है, याद करिए, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, हम लोग का जो आप वापस देख सकते हैं। तो उन लोगों ने ये कंसेप्ट यूज करके भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, फॉर्मूला भी निकाला, लेकिन इनका प्रॉब्लम हुआ कि दे कुड एक्सप्लेन ओनली फॉर लॉन्ग वेवलेंथ्स। अब ये सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ्स को ही एक्सप्लेन कर पाए, नॉट फॉर शॉर्ट वेवलेंथ्स। शॉर्ट वेवलेंथ्स को नहीं एक्सप्लेन कर, क्योंकि उस समय जो नॉलेज था उसके हिसाब से इसका बराबर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और फिर एक बहुत ही ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर मॉडर्न फिजिक्स का, बोल सकते हैं मॉडर्न साइंस का, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक का आपने सुना है, बहुत फेमस थियरी है क्वांटम थियरी। ही केम विथ हिज क्वांटम थियरी। अब क्वांटम थियरी से वो भी स्टडी कर रहा था ये रेडिएशन ब्लैक बॉडी का, क्वांटम थियरी से उसने इसको एक्सप्लेन किया। वैसे आपको क्वांटम थियरी थोड़ा सा है आगे के चैप्टर में फिजिक्स में, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन टेक्स्ट वाले ने थोड़ा सा उसको अलग से समझाने की कोशिश की, जो कि आपको टॉपिक में नहीं अलग से उन्हें समझा। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वांटम थियरी में क्या है। अभी तक के जितने थियरीज थे इन लोग ये अज्यूम करते थे कि जो रेडिएशंस, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, एमिट होती है, वो कंटिन्यूअस होती है, नॉन स्टॉप। प्लैंक ने बोला नहीं भाई, ये जो एमिशन होता है ना एनर्जी का, ये एब्जॉर्प्शन, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये पैकेट के फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट पैकेट, जिसको उसने नाम दिया क्वांटा। उसने उसको नाम दिया क्वांटा। बोला ऐसा कंटिन्यूस एनर्जी नहीं निकलती, थोड़ा सा निकला, फिर थोड़ा सा निकला, फिर थोड़ा, पैकेट के फॉर्म में निकल गया, और इस क्वांटा से ही नाम पड़ गया क्वांटम थियरी। और उसने बोला कि जो एनर्जी निकलती है ना, उसका उसने फॉर्मूला भी दिया है, E is equal to h न्यू। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सुना होगा आपने, नहीं सुना तो हम करने वाले हैं। और न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वो जो वेव निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जब ये क्वांटम थियरी अप्लाई की, जिसमें डिस्क्रीट या पैकेट्स के फॉर्म में, नॉट कंटिन्यूअस बट पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, जब ये कंसेप्ट अप्लाई किया गया, तब जाके इसको एक्सप्लेन प्रॉपरली फॉर शॉर्ट एज वेल एज फॉर लॉन्ग वेवलेंथ एक्सप्लेन, तब जाके आपका ये एक्सपेरिमेंट जो था उसको थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया। तो आज के लिए आपका ये टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का 2 और कंसेप्ट रह जाएगा, जो कि है, अभी इसमें कोई भी सम्स तो नहीं है, न्यूमेरिकल्स, तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में वियन्स, अगेन वापस आपका वियन आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और एक है स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ, दोनों का लॉ है, और उसमें सम्स भी काफ़ी हैं। तो हम लोग वो चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नहीं तो फिर लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आई होप आपको आज मैंने 2 इंटरेस्टिंग फेनोमेना बताया था। एक था आपका किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, और दूसरा था आपका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक, यू एंजॉयड दिस, यू अंडरस्टूड दिस। So if you have liked this, understood and liked it, then I hope कि आप इसको like, subscribe और share करेंगे। And thank you so much for watching this video.